जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वही हुआ जिस बात का अंदेशा पूरी दुनिया को था। पूरी दुनिया इस समय तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। यूक्रेन को लेकर रशिया और अमेरिका एक दूसरे के सामने हैं और सभी के मना करने और रेजिस्टेंस के बावजूद रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया है। तब ऐसे में अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये भी सामने आया है कि भाई व्लादिमीर पुतिन ने साफ तौर पर धमकी दी है कि जो भी कोई रशिया और यूक्रेन के बीच में आएगा उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक जहन में सवाल ये खड़ा होता है कि आज जब हम एक आधुनिक दौर में खड़े हुए हैं जिसमें लोग बातचीत से ज़्यादा मसलों को सुलझाने पर ध्यान देते हैं बशर्ते लड़ाई के, तो क्या ऐसे में व्लादिमीर पुतिन जो कि पिछले काफ़ी सालों से रशिया के ऊपर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, क्या उनको इतिहास कभी भुला पाएगा या उनके ऊपर रहमदिली दिखा पाएगा या उनको भी एक बिगड़े हुए तानाशाह के रूप में देखा जाएगा? जहाँ एक तरफ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रशिया अपनी ताकत का सही तरीके से उपयोग कर रहा है और जिस तरीके से हर समय वेस्ट अपने अधिकार को दिखाता रहता है, रशिया का उसको ये मुंह तोड़ जवाब भी हम कह सकते हैं। या फिर कई सारी दबी आवाज़ों में ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में रशिया और अमेरिका के एंट्री के बाद से हालात बिगड़े और आज की डेट में वहाँ क्या चल रहा है हम सभी जानते हैं, कुछ वैसा ही यूक्रेन में भी होने वाला है और इसीलिए यूक्रेन को दूसरा अफगानिस्तान बनते हुए भी लोग देख रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सरकारी नीति के रूप में जो योजना बनाई है उसमें इतिहास की बेहद अहम और मजबूत भूमिका है। रूसी सेना को यूक्रेनी क्षेत्रों में मार्च करने के लिए पुतिन का आदेश, जिसे उन्होंने इंडिपेंडेंट के रूप में मान्यता दी थी, इतिहास की उनकी व्याख्या से आता है। रूस यूक्रेन विवाद पर पैनी नज़र बनाए रखने वाले पहले से ही कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन इतिहास को द्वितीय विश्व युद्ध की तर्ज पर लिख रहे हैं। सवाल यह है कि अगर हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिदृश्य से देखें तो क्या पुतिन की कार्रवाई का न्याय करने में इतिहास दयालु होगा? 2014 के बाद से पुतिन ने यूक्रेन में अपने आक्रामक कदमों के साथ पूर्वी यूरोप में संप्रभु क्षेत्रीय मानचित्र को बदल दिया है। उन्होंने 2014 में यूक्रेन के क्रीमियन प्रायद्वीप पर कब्जा किया और एक ऐतिहासिक गलती को ठीक करने का दावा किया। पुतिन दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी विद्रोहियों को रूसी आपूर्ति सक्रिय रूप से मुहैया करा रहे हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में पुतिन ने रूस की सीमा से लगे पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले 2 क्षेत्रों की आज़ादी की घोषणा कर दी। रूस 2019 से विद्रोही नियंत्रित क्षेत्रों में यूक्रेन के लोगों को पासपोर्ट जारी कर रहा है। पुतिन ने इस आशय के साथ एक डिक्री पर हस्ताक्षर भी किए हैं। जब आलोचना की गई तो पुतिन ने स्पष्ट रूप से पूछा कि अगर उन्होंने उन क्षेत्रों में रहने वाले रूसियों की देखभाल की तो उन्होंने आखिर क्या गलत किया। हाल के सप्ताह में पुतिन ने रूसी सेना को बेलारूस भेजा था, जो यूक्रेन के साथ एक सहयोगी सीमा को साझा करता है। ये कदम रणनीतिक है क्योंकि बेलारूस की सीमा यूक्रेन की राजधानी कीवी से बहुत दूर नहीं है। यूक्रेन और उसके नाटो के सहयोगियों में डर है कि पूर्ण युद्ध की स्थिति में पुतिन राजधानी कीवी पर रूसी कब्जे के लिए जाएंगे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उभरे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में यूक्रेन के लिए ये अंतिम दांव हो सकता है। सोवियत संघ के पूर्व जासूस पुतिन टिप्पणियों के प्रति संवेदनशील रहे हैं, विशेष रूप से वे जो ऐतिहासिक घटनाओं के लिए अपने देश को दोषी ठहराते हैं। हालांकि यूरोप ने हाल ही में उन्हें कई बार इस मुद्दे पर घेरा है। बताते चलें कि ऐसा ही एक मिलती जुलती घटना 2019 में भी हुई थी। जिक्र 2019 का हुआ है तो बता दें कि सितंबर 2019 में यूरोपीय संघ की संसद ने यूरोप के भविष्य के बारे में बात करते हुए एक प्रस्ताव अडॉप्ट किया था। यूरोपीय प्रस्ताव ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू करने के लिए सोवियत संघ और एडोल्फ हिटलर के जर्मनी को दोषी ठहराया था। इसने पुतिन के रूस पर सोवियत अधिनायकवादी शासन द्वारा किए गए अपराधों को साफ करने का भी आरोप लगाया था। पुतिन ने 3 महीने बाद दिसंबर 2019 में CIA शिखर सम्मेलन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करी थी। इस अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में पुतिन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि सोवियत संघ ने युद्ध शुरू किया और संपूर्ण घटनाक्रम के लिए पोलैंड को दोषी ठहराया था। उन्होंने कहा था कि पोलैंड ने यूरोप में अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं का पीछा करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की। पुतिन ने मई 2021 में भी इस मुद्दे पर फिर से चर्चा की। तब उन्होंने चेतावनी दी थी कुछ देश द्वितीय विश्व युद्ध से सबक नहीं सीख रहे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वे कभी माफी के लायक नहीं होंगे। पुतिन ने कहा कि युद्ध ने इतने असहनीय परिणाम, दुख और आंसू दिए हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता और उन लोगों के लिए कोई माफ़ी, कोई बहाना नहीं है जो फिर से आक्रामक योजनाओं का पोषण कर रहे हैं। उन्होंने नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के 76वीं वर्षगांठ के लिए समर्पित एक समारोह के दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सैन्य परेड की समीक्षा करते हुए उस खेल की बड़ी मछलियों के लिए कोई माफ़ी नहीं का वादा किया था, जिसे रूसी महान राष्ट्रवादी युद्ध की संज्ञा भी देते हैं। रूस के पड़ोस में नाटो के विस्तार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पुतिन का स्पष्ट लक्ष्य अमेरिका प्रभुत्व वाला सैन्य संगठन था। ध्यान रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुआ शक्ति संतुलन को खतरे में डालने वाले यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो के बीच स्थिति उफान पर आ गई है। जैसा कि मालूम हो रहा है कि पुतिन ने यूरोप में अपने प्रभाव को गहरा करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है। भू रणनीतिक विचारकों के बीच ये बहस तेज है कि वो सोवियत संघ कम्युनिस्ट रूप से सोवियत संस्करण के
पुनरुद्धार पर नजर गड़ाए हुए हैं। यूक्रेन का भविष्य तय करता है कि इतिहास व्लादिमीर पुतिन के प्रति दयालु होगा या नहीं होगा। और वैसे भी जिस प्रकार की गतिविधियां इस समय यूक्रेन में चल रही हैं, उसको लेकर व्लादिमीर पुतिन साफ तौर पर कह चुके हैं कि भाई उन्हें जो करना है वो तो वही करेंगे। इसके लिए इतिहास भी उनको किस तरीके से याद रखेगा ये वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।